परछाइयों में काम करना और इतिहास का रुख ही बदल देना। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे खतरनाक और कह सकते हैं सबसे रहस्यमयी खुफिया एजेंसियों में से एक मोसाद की, उसके इतिहास और उसके कुछ हैरत अंगेज ऑपरेशंस पर एक नजर डालेंगे। तो दुनिया की सबसे सीक्रेट, सबसे खुफिया एजेंसी कौन सी है? अगर ये सवाल पूछा जाए तो यकीन मानिए ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आएगा, मोसाद। पर इस नाम के पीछे की असल कहानी है क्या? इसका पूरा नाम वैसे तो काफी लंबा है, हमोसाद लेमोदे इन उलेत फिकीदीम मेयुहादीम। आसान भाषा में इसका मतलब है खुफिया और विशेष अभियानों का संस्थान। ये इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। अब देखिए, ये इजराइल की बाहरी खुफिया एजेंसी है जो देश के अंदर की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट और मिलिट्री इंटेलिजेंस अमन के साथ मिलकर काम करती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ये इतनी ताकतवर एजेंसी बनी कैसे? इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक नए देश के जन्म से। सोचिए, साल 1948 इजराइल एक नए देश के तौर पर बना ही था और बनते ही चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिर गया। ये एक नए नवेले राष्ट्र के लिए आप समझ सकते हैं एक वजूद का संकट था, एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। और इसी वजूद के संकट से निपटने के लिए उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन को लगा कि एक सेंट्रलाइज्ड, एक ताकतवर इंटेलिजेंस फोर्स की सख्त जरूरत है। तो 1949 में उन्होंने फैसला किया कि सारे विदेशी ऑपरेशंस को एक ही एजेंसी के अंडर लाया जाए, और बस यहीं से जन्म हुआ मोसाद का। शुरुआत में मोसाद का काम एकदम साफ था, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं। पहला, दुश्मन अरब देशों में खुफिया जानकारी इकट्ठा करो। दूसरा, इजराइल पर होने वाले हमलों को रोको। और तीसरा, दुनिया भर से यहूदियों को सुरक्षित इजराइल लाने में मदद करो, खासकर उन जगहों से जहां उनकी जान को खतरा था। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जिसने मोसाद को दुनिया की नजरों में कह सकते हैं कि मशहूर भी किया और बदनाम भी। ये दौर था न्याय का और कभी-कभी बेरहम बदले का। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन लाखों यहूदियों के नरसंहार के गुनहगार, कई बड़े नाजी अफसर दुनिया भर में अपनी पहचान बदलकर छिपे हुए थे। और इन सब में एक बहुत बड़ा नाम था एडोल्फ आइकमैन। इसे हॉलोकॉस्ट का चीफ आर्किटेक्ट माना जाता था, मतलब जिसने पूरा प्लान बनाया। और मोसाद ने उसे खोज निकाला। साल था 1960। एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। मोसाद के एजेंट्स ने आइकमैन को अर्जेंटीना से पकड़ा, उसे बेहोश किया और एयरलाइन क्रू का भेस बदलकर उसे चुपचाप इजराइल ले आए। यरूशलेम में उस पर मुकदमा चला, उसे सजाए मौत दी गई, और बस इस एक ऑपरेशन ने मोसाद का नाम दुनिया के नक्शे पर हमेशा के लिए लिख दिया। लेकिन करीब एक दशक बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने मोसाद के काम करने का तरीका ही बदल दिया। साल 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स। फिलिस्तीनी आतंकवादी गुट ब्लैक सितंबर ने 11 इजरायली खिलाड़ियों और कोच को बेरहमी से मार डाला। इस हमले का जवाब मोसाद ने एक बहुत लंबे और बहुत विवादित ऑपरेशन से दिया, जिसका नाम था ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। मकसद सिर्फ एक था, म्यूनिक हमले से जुड़ा एक एक शख्स, वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उसे ढूंढो और खत्म कर दो। इस ऑपरेशन ने कई सालों तक यूरोप में एक सीक्रेट वॉर छेड़ दी, और इस पर यह आरोप भी लगे कि कई बार गलत लोगों को निशाना बनाया गया, बेगुनाह भी मारे गए। मोसाद की कहानी में एक और ऐसा मोड़ आता है जो बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म जैसा लगता है। यह है एंटेबे का रेस्क्यू मिशन, जिसे आज भी इतिहास के सबसे डेयरिंग हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक गिना जाता है। साल 1976 एयर फ्रांस की एक फ्लाइट को हाईजैक करके युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट ले जाया गया। हाईजैकर्स ने नॉन इजरायली पैसेंजर्स को तो छोड़ दिया, लेकिन 100 से ज्यादा इजरायली और यहूदी लोगों को बंधक बना लिया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। उस वक्त पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थी। जब बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला तो इजराइल ने एक ऐसा फैसला लिया जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था, हजारों किलोमीटर दूर एक मिलिट्री रेस्क्यू ऑपरेशन। इस मिशन को कोड नेम मिला ऑपरेशन थंडरबोल्ट। अब ये था तो एक मिलिट्री ऑपरेशन, पर इसकी कामयाबी का असली हीरो था मोसाद का इंटेलिजेंस। एजेंसी ने ही वो सारी जरूरी जानकारी दी जिसके बिना ये मिशन हो ही नहीं सकता था, जैसे कि एंटेबे एयरपोर्ट का एकदम सटीक नक्शा, बंधक कहाँ रखे गए हैं, हाईजैकर्स कितने हैं, उनके पास हथियार कौन से हैं, सब कुछ। अब जाहिर है जैसे जैसे वक्त बदला, दुनिया बदली, तो मोसाद के सामने खड़े खतरे भी बदल गए और इन नए खतरों से निपटने के लिए एजेंसी के तौर तरीके भी बदल गए। देखिए, कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो पुराने दुश्मन भी बदल गए। अब मोसाद का फोकस शिफ्ट हो गया नए और ज्यादा कॉम्प्लेक्स खतरों पर।
इनमें सबसे ऊपर था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिडिल ईस्ट में एक्टिव अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप्स। तो आज के दौर में मोसाद का काम कैसा दिखता है? अगर इनकी प्राथमिकताओं को देखें तो करीब 40% फोकस तो सिर्फ ईरान और आसपास के रीजनल खतरों पर है। उसके बाद आता है काउंटर टेररिज्म, फिर साइबर ऑपरेशंस और हाँ, अब पर्दे के पीछे की डिप्लोमेसी भी इनके काम का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है। और ये जो गुप्त कूटनीति की बात है, इसका एक बड़ा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला। 2020 में जो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए, जिसमें इजराइल ने कई अरब देशों के साथ रिश्ते नॉर्मल किए, माना जाता है कि उसमें भी मोसाद ने पर्दे के पीछे बहुत बड़ा रोल निभाया था। मतलब एजेंसी अब सिर्फ परछाइयों में नहीं बल्कि डिप्लोमेसी की दुनिया में भी एक्टिव है। तो इन सब ऑपरेशंस, विवादों और सालों की मेहनत के बाद आज मोसाद की लेगेसी क्या है? आज दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच ये कहां खड़ा है? एक नजर इस तुलना पर डालते हैं। अमेरिका की CIA वो ग्लोबल इंटेलिजेंस एनालिसिस के लिए जानी जाती है, ब्रिटेन की MI6 फॉरेन जासूसी के लिए। लेकिन मोसाद की जो खास पहचान है वो है उसके कोवर्ट ऑपरेशंस और ह्यूमेंट में। ह्यूमेंट यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब लोगों के जरिए जानकारी निकालना, टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह डिपेंडेंट हुए बिना। तो अगर निचोड़ निकालें तो मोसाद की जो ये धाक है वो 4 चीजों पर टिकी है। पहला, दुनिया में कहीं भी घुसकर सीक्रेट ऑपरेशन करने की हिम्मत। दूसरा, दुश्मनों के बीच अपने अंडरकवर एजेंट्स का गहरा जाल बिछाना। तीसरा, हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। और चौथा, ऐसी इंटेलिजेंस जुटाना जिससे देश की पूरी स्ट्रैटेजी तय हो सके। और आखिर में एक सवाल जो आज के दौर में बहुत जरूरी है। आज हमारे पास सैटेलाइट हैं, AI है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी इंसान से ज्यादा देख और सुन सकती है। तो ऐसे में क्या एक असली जीता जागता जासूस, एक ह्यूमन स्पाई आज भी उतना ही जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज का भविष्य तय करेगा।